लोअर कास्ट मूवमेंट्स। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 19th सेंचुरी में इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए गए थे, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज एटसेट्रा। लेकिन इनके ज्यादातर लीडर्स अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इन लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज जरूर उठाई थी और अनटचेबिलिटी को भी काफी कंडेम किया था। इसके बावजूद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने या अनटचेबल्स की कंडीशन में सुधार लाने में इन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। साथ ही 19th और 20th सेंचुरीज में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिनकी वजह से लोअर कास्ट्स में क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है। इसके बाद ये लोग खुद कास्ट इक्वालिटी के लिए संघर्ष शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की ग्रोथ, कॉमन इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन, रेलवे नेटवर्क का एक्सटेंशन, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की पॉपुलैरिटी जो इक्वालिटी और सोशल इगैलिटेरियनिज्म पर बेस्ड था, कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से कास्ट सिस्टम को डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में लोअर कास्ट के कुछ लीडर्स सामने आते हैं और खुद ही मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। इनके बारे में बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर लोअर कास्ट पीपल को आंदोलन करने की जरूरत भी क्यों पड़ती है। कॉजेज ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट्स। दोस्तों, लोअर कास्ट से यहां हमारा मतलब उन कास्ट से है जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। इन्हें वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाता था। इसमें ज्यादातर मीनियल जॉब्स करने वाले लोग जैसे लेदर वर्कर्स, गार्डनर्स, स्वीपर्स एटसेट्रा आते थे। इंडियन सोसाइटी में इन लोगों के साथ बहुत ही इनह्यूमेन व्यवहार किया जाता था। अपर कास्ट लोगों का मानना था कि इनके स्पर्श से ही इंसान पोल्यूटेड हो सकता है, इसलिए इन्हें ना तो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ रहने दिया जाता था और ना ही ये लोग मेन सड़क, पब्लिक वेल्स, टेम्पल्स आदि का यूज कर सकते थे। इसके अलावा इन्हें किसी भी तरह के राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। इसके ऊपर से अपर कास्ट के लोग इनका शोषण करते थे। इन्हें बहुत ही अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता था। इनके साथ कोई भी अच्छे से बात करने के लिए तैयार नहीं होता था। इनके साथ खाना या पीना तो बहुत दूर की बात थी। इनका दिखना भी अशुभ माना जाता था। इस तरह लोअर कास्ट के लोग अपने ही देश और समाज में सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह जीते थे। इनकी बस्तियां गांव से बाहर होती थीं, लेकिन ब्रिटिश रूल के साथ जब मॉडर्न एजुकेशन भी इंडिया में आती है तो सिचुएशन बदलना शुरू करती है। शुरुआत में क्रिश्चियन मिशनरीज इन्हें कन्वर्ट करने के लालच में एजुकेशन देना शुरू करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इन्हें स्कॉलरशिप देने लगती है। इसके पीछे उनका मकसद जरूर डिवाइड एंड रूल था, लेकिन इससे अनटचेबल कम्युनिटी को फायदा जरूर होता है। इसके अलावा मॉडर्न थॉट्स जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर जब इंडिया में बात होना शुरू होती है तो बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी बोलना शुरू करते हैं। इससे लोअर कास्ट के लोगों में धीरे धीरे अवेकनिंग आना शुरू हो जाती है। इतना सब होने के बाद भी जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता, तब लोअर कास्ट के कुछ लीडर्स इसे ओपनली चैलेंज करने का साहस दिखाते हैं। आइए अब ऐसे ही कुछ लीडर्स और उनके मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं। ज्योतिबा फूले एंड सत्यशोधक समाज। दोस्तों, सबसे पहले लोअर कास्ट मूवमेंट शुरू करने का श्रेय महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले जी को जाता है। इनका जन्म माली कास्ट में हुआ था। फ्यूचर कास्ट मूवमेंट्स के लिए भी ये इंस्पिरेशन का काम करते हैं। 1873 में ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए सोशल जस्टिस सिक्योर करना था। इन्होंने लोअर कास्ट्स और विमेन के लिए बहुत से स्कूल्स और ऑर्फनेजेस भी ओपन किए थे। ज्योतिबा फुले को 1876 में पूना म्युनिसिपल कमेटी का मेंबर भी इलेक्ट किया गया था। ये कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस पूरी तरह नेशनल नहीं बन सकती जब तक वो लोअर और बैकवर्ड कास्ट्स के वेलफेयर में अपना इंटरेस्ट न शो करे। 1888 में ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फूले जी गुलामगिरी, इशारा, लाइफ ऑफ शिवाजी जैसी बुक्स के ऑथर थे।
गुलामगिरी को मराठी में लिखा गया था और ये कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करने वाली सबसे पहली बुक्स में से एक मानी जाती है। इसे डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया था जो ज्योतिबा जी और उनके कैरेक्टर धोंडीबा के बीच में चलता है। बुक में बेसिकली कास्टिज्म की थ्योरी को चैलेंज किया गया है। ज्योतिबा फूले और उनके मूवमेंट ने अंबेडकर को भी काफी इन्फ्लुएंस किया था। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहां लोअर कास्ट मूवमेंट्स की एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है। यहां श्री नारायण गुरु और ईवी रामास्वामी नायकर जैसे लीडर्स ने लोअर कास्ट्स के इमेंसिपेशन के लिए काम किया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDPY मूवमेंट। दोस्तों, श्री नारायण गुरु केरला की अनटचेबल कम्युनिटी एडवाज या एरवाज को बिलोंग करते थे। इन्होंने 1902-103 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी और इसके तहत टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स लॉन्च किए गए थे। उस समय लोअर कास्ट स्पेशली अनटचेबल्स जैसे कि एडवास को टेम्पल में एंट्री का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसके अगेंस्ट ही इन्होंने आंदोलन किया। श्री नारायण गुरु जी का मानना था कि अलग अलग कास्ट में डिफरेंस सिर्फ सुपरफिशियल है। जैसे एक ही ट्री की सभी लीव्स का जूस एक जैसा ही होता है, वैसे ही अलग अलग कास्ट को बिलोंग करने वाले भी एक ही ईश्वर की संतान हैं और इसीलिए एक समान ही हैं। इसी पर उन्होंने नारा दिया था, वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। नारायण गुरु और उनके साथियों ने एरवाज के अपलिफ्टमेंट के लिए 2 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें पहला पॉइंट यह था कि ये अपनी कास्ट से नीचे की कास्ट्स के प्रति अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को छोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट के तहत नारायण गुरु बहुत से टेम्पल्स बनाते हैं जो सभी कास्ट्स के लिए ओपन रखे जाते हैं। इसके साथ ही वो मैरिज, वर्शिप और फ्यूनरल से रिलेटेड रिचुअल्स को भी सिंपल बनाते हैं। नारायण गुरु अनटचेबल ग्रुप्स के ट्रांसफॉर्मेशन में काफी हद तक सफल रहते हैं। अब बात करते हैं साउथ इंडिया के ही एक दूसरे कास्ट मूवमेंट की, जस्टिस पार्टी। दोस्तों, 20 नवंबर 1916 को मद्रास के लीडिंग नॉन ब्राह्मण सिटीजन्स साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना करते हैं। इसमें डॉक्टर TM नायर, श्री पिट्टी थियागराजा चेतियार और पणगल के राजा शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को जस्टिस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो नाम से एक जॉइंट डिक्लेरेशन इशू करते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स में नॉन ब्राह्मण्स के लिए रिजर्वेशन की डिमांड रखी जाती है। 1920 में जब मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं तब इनकी पार्टी पावर में आती है। आगे जाकर जस्टिस पार्टी ईवी रामास्वामी नायकर की लीडरशिप में काम करने लगती है और वो इसे एक नई दिशा दिखाते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। दोस्तों, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट में एक बड़ा नाम आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का। इसे ईवी रामास्वामी नायकर ने शुरू किया था, जिन्हें पेरियार यानी कि ग्रेट सोल के नाम से जाना जाता है। नायकर पहले कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सोशल जस्टिस और नॉन ब्राह्मण्स के रिप्रेजेंटेशन के इशू पर कांग्रेस के साथ इनका मतभेद हो जाता है और ये कांग्रेस छोड़कर 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च करते हैं। इस मूवमेंट का एम नॉन ब्राह्मण्स में अवेकनिंग पैदा करना था। इन्होंने अपना जर्नल कोडियारसू भी निकाला था। जर्नल और मूवमेंट के द्वारा ये बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के वेडिंग्स करना, जबरदस्ती टेंपल में एंट्री करना और मनुस्मृति को जलाने जैसी एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट पेरियार साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु के सभी नॉन ब्राह्मण्स के लिए एक अम्ब्रेला मूवमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। 1937 के बाद जस्टिस पार्टी की लीडरशिप इनके हाथों में आ जाती है और इन्हें लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स छोड़कर पार्टी को नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में चेंज करने की जरूरत है। इसी सोच के साथ 1944 में सेलम कॉन्फ्रेंस में पार्टी का नाम बदलकर द्रविडार कड़गम कर दिया जाता है और फिर ये रिफॉर्म्स की राह पर चल देते हैं। हालांकि सितंबर 1949 में ये पार्टी स्प्लिट हो जाती है और अन्ना दुराई की लीडरशिप में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK की फॉर्मेशन होती है, जो एक बार फिर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज्वाइन करती है
और 1967 में तमिलनाडु में पहली बार डीएमके गवर्नमेंट बनती है और अन्नादुराई सीएम इलेक्ट होते हैं। दोस्तों, नायकर हिंदुइज्म की भी कड़ी आलोचना करते हैं और हिंदू रिलीजन को ब्राह्मणिकल कंट्रोल का एक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वो मनु के लॉज को इनह्यूमन बताते हैं और पुराणास को फेरी टेल्स। उन्होंने हिंदुइज्म का उपहास करते हुए कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, सिर्फ खत्म किया जा सकता है, और ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म उन्हीं में से एक है। नायकर ने रिलीजन को एक सुपरस्टिशन बताया और द्रविडियंस पर हिंदी इंपोज किए जाने का भी विरोध किया। वो होटल्स पर लगे हुए कास्ट के नाम वाले बोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, ब्राह्मण्स के होली थ्रेड को काट देते थे, डेटीज को चप्पल से मारते थे और मूर्तियों को भी तोड़ देते थे। पेरियार की लेगेसी आज भी द्रविडियन मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। दोस्तों, लोअर कास्ट मूवमेंट्स की बात डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो आइए उनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एंड डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट। अंबेडकर जी का जन्म 1891 में महाराष्ट्र के महार कास्ट में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था और आगे चलकर वो इसके अगेंस्ट बोलने वाले सबसे बड़े लीडर बनते हैं। उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। जुलाई 1924 में अंबेडकर जी बॉम्बे में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना करते हैं। इसका एम अनटचेबल्स की मॉरल और मटेरियल प्रोग्रेस करना होता है। वो एजिटेशन का भी रास्ता अपनाते हैं और दिसंबर 1927 में अनटचेबल्स के मंदिर में घुसने और पब्लिक वेल्स में से पानी लेने के राइट्स के लिए सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। इसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए 1930 में अंबेडकर जी नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करते हैं। वो ब्रिटिशर्स द्वारा ऑर्गेनाइज्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। 1932 में ब्रिटिश पीएम द्वारा अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड में अंबेडकर जी की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है, लेकिन गांधी जी द्वारा इसका विरोध करने और भूख हड़ताल शुरू करने पर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं और उनके और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट साइन होता है, जिसके अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड वापस ले ली जाती है और उसकी जगह जनरल कंस्टिट्यूएंसीज में शेड्यूल्ड कास्ट्स को रिजर्वेशन दिया जाता है। अप्रैल 1942 में ऑल इंडिया पार्टी के रूप में अंबेडकर जी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन फॉर्म करते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया जाता है और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनकर अंबेडकर जी अपना अनमोल योगदान देते हैं। उनके प्रयासों से इंडिया को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाता है और जो फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी की गारंटी देता है। इंडिपेंडेंस के बाद वो गवर्नमेंट में लॉ मेंबर की तरह काम करते हैं और हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं। हालांकि बिल को लेकर जब असेंबली में विरोध होता है तो पीएम नेहरू इसे वापस ले लेते हैं। इस बात से नाराज होकर अंबेडकर जी कैबिनेट से रिजाइन कर देते हैं। हालांकि बाद में नेहरू अलग अलग पार्ट्स में हिंदू कोड बिल पास करवा लेते हैं। 1950 में अंबेडकर जी अपने फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं। यह उनका तरीका था हिंदू कास्ट सिस्टम को अपोज करने का। उनके अनुसार क्योंकि हिंदू रिलीजन और उसका कास्ट सिस्टम अनटचेबल्स को इक्वल राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अनटचेबल्स के पास हिंदुइज्म को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। दोस्तों, अंबेडकर जी आज भी लोअर कास्ट पीपल के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। उनके विचार और आइडियोलॉजी आज भी देश के युवाओं को प्रेरणा देती हैं। कंक्लूजन, इस तरह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लोअर कास्ट पीपल ने अलग अलग आंदोलन किए। अपने साथ हो रहे इनह्यूमेन बिहेवियर को चैलेंज करने का इन्होंने साहस दिखाया। इन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि लोअर कास्ट पीपल अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। हालांकि निराश करने वाली बात यह है कि इतने प्रयासों के बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे ईवल से देश आजाद नहीं हो सका है। आज भी अनटचेबल्स के अगेंस्ट किए जाने वाले क्राइम्स अक्सर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनते रहते हैं।
यकीनन ऐसी हेडलाइंस को देखकर ज्योतिबा फूले, पेरियार या अंबेडकर जैसे ग्रेट लीडर्स खुश नहीं होते। हमें जरूरत है इन ग्रेट लीडर्स के विजन को पूरा करने की, एक कास्टलेस इक्वल सोसाइटी फॉर्म करने की। यह किसी एक लीडर से संभव नहीं होगा, बल्कि सभी देशवासियों को इसमें साथ आना होगा।